जब भी आप किसी इशू को देखते हैं इंटरनेशनल या नेशनल, उनको 3 लेवल्स पे देखा जाता है, माइक्रो, मेसो, मैक्रो। बट इसकी एक्सप्लॉयटेशन ज़रूर और लोग करते हैं। उसमें यूएस भी आ सकता है, उसमें इंडिया भी आ सकता है, इंडिया डेफिनिटली आ सकता है। और ये ग्रेट पावर गेम का हिस्सा है। चाइना ऑलरेडी हैज़ रजिस्टर्ड अ लॉट ऑफ इंक्रीज इन डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड ऑल सॉर्ट ऑफ पावर्स। फॉर इंस्टेंस आप मेरे से पूछें कि सर एक वर्ड में बताएं यूएस यूएस क्यों है या चाइना चाइना क्यों है, तो वन वर्ड आंसर इज प्रोडक्टिविटी। ग्रेटर इसराइल खाली जरूरी नहीं कि मैप पे मैनिफेस्ट हो, वो आइडियोलॉजी में मैनिफेस्ट हो सकता है, वो इकोनॉमी में मैनिफेस्ट हो सकता है, वो ग्लोबल शिफ्ट इन अलायंसेस के ऊपर मैनिफेस्ट हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। पैराडाइम शिफ्ट के फोरम से मैं हूं मोहम्मद हमजा तनवीर। व्यूअर्स, आज के इस इंटरव्यू में हमारे साथ मुल्क के एक मायानार एनर्जी एंड इकोनॉमिक एनालिस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है उसामा रिजवी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नॉट एट ऑल, थैंक यू। आज के इस इंटरव्यू में हम आपसे कुछ खित्ते के रीजन के हवाले से डिस्कशन करना चाहेंगे। इसके अलावा जो ग्लोबल इवेंट्स हैं उनके हवाले से भी डिस्कशन करना चाहेंगे। श्योर। सर, बीइंग अ पाकिस्तानी और पाकिस्तान क्योंकि हमारा अपना कंट्री है, तो हम पाकिस्तान के ही इश्यूज को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। बिल्कुल ठीक है। आजकल पाक अफगान इशू बहुत हॉट चल रहा है और मैं ये जानना चाहता हूँ और हमारी ऑडियंस भी ये जानना चाहती है कि क्या टीटीपी ही सोल इशू है बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, या रिफ्यूजीज को जो हमने वापस भेजा और इस तरह के डिफरेंट इश्यूज वो भी इंक्लूडेड हैं इस एस्केलेशन में। देखें, जब भी आप किसी इशू को देखते हैं इंटरनेशनल या नेशनल, उनको 3 लेवल्स पे देखा जाता है, माइक्रो, मेसो, मैक्रो। ठीक है। अम, अगर आप अफगानिस्तान के इशू को आप पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी इशू के तौर पे देखें, तो टीटीपी के साथ-साथ उनका जो इशू है ना ड्यूरेंट लाइन का हमारा, वो अब इससे बहुत पहले के चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि उनके मुताबिक ये जो बाइफरकेशन हुई थी, ये जो डिवीजन हुई थी, ये ठीक नहीं हुई। इसके अलावा बॉर्डर पे थोड़ी बहुत स्कर्मिशेस भी होती रहती हैं चमन उस साइड पे। दूसरा ये है कि मेसो लेवल पे जब आप जाएँगे तो रीजन के अंदर देखेंगे आप इसको। बिल्कुल ऐसे तो रीजनल पर्सपेक्टिव के अंदर जब आप आते हैं, मैं पहले भी बात कर रहा था, तो यू हैव टू अकाउंट फॉर और यू हैव टू एक्नॉलेज द एक्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स भी होते हैं एंड देन इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स भी होती हैं। अब मैं जो मर्ज़ी मैं आई क्रिटिसाइज़ पाकिस्तान्स पॉलिसीज़ अ लॉट, बट स्टिल नेशनलिस्टिक तो मैं हूँ ना। बिल्कुल ऐसे ही। और साथ रियलिस्ट भी हूँ। जॉन मियर शाइमर जो है नॉन ऑफेंसिव रियलिज्म, वो मेरा स्कूल ऑफ थॉट भी वही है। तो मैं कैसे कहूँ कि जब ये इश्यू है तो इसको ये इश्यू एग्ज़िस्ट करता है हमारी अपनी गलतियों की वज़ह से, वीकनेसेस की वज़ह से, बट इसकी एक्सप्लॉइटेशन ज़रूर और लोग करते हैं। उसमें यूएस भी आ सकता है, उसमें इंडिया भी आ सकता है, इंडिया डेफ़िनिटली आ सकता है। और ये ग्रेट पावर गेम का हिस्सा है। हम भी करते होंगे लेकिन इंडिया भी करता है। अभी पाकिस्तान पे रिसेंट जो सैंक्शंस लगी थी, उसको अगर आप प्रॉपर रिसर्च करें, पहली बार तो सैंक्शन ही लगी, पहले बिल्कुल भी ऐसे ही लगी। है। बट उसमें जब आप देखते हैं, नॉट टू गो इंटो द डिटेल, इट टर्न्स आउट कि उसमें इंडिया का ज़्यादा रोल है बिल्कुल। पाकिस्तान के अपनी उसके यूएस के बजाय। बिल्कुल ऐसे ही। एंड मैक्रो लेवल पे देखेंगे आप तो यू दिस इज अ ग्रेट गेम बिटवीन यूएस चाइना, ईस्टर्न हेमिस्फीयर वर्सेस वेस्टर्न हेमिस्फीयर। एंड हम देखते हैं कोर एंड पेरिफेरी के प्रिंसिपल को। तो चाइना की पेरिफेरी में आते हैं हम भी, अफगानिस्तान भी, बिल्कुल। और उसमें एक इंडिया है जो कि यूएस का अलाय है। तो जो पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट और एनसर्कलमेंट कहते हैं ना हम आईआर के अंदर बिल्कुल। इंटरनेशनल सिक्योरिटी में, तो उसके मुताबिक भी इंटरनेशनल एक्टर्स का, इंटरनेशनल जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनका इसके अंदर इंटरेस्ट है रीजन। फॉर इंस्टेंस अगर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाए, साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामला बड़े अच्छे हो जाएँ, तो वो जो कोर एंड पेरिफेरी प्रिंसिपल के मुताबिक चाइना के अराउंड जो पेरिफेरी है, और मजबूत हो जाएगी, व्हिच विल गिव मोर पावर टू China. China already has registered a lot of increase in diplomatic, military, economic, and all sort of powers. और हमें इस सब का पता है, there are multiple stats जो मैं आपको बता भी सकता हूँ। लेकिन यूएस के लिए, यूएस और उसके एलाइज के लिए, ये उसके इंटरेस्ट में नहीं आएगा, बिगर पिक्चर इंटरेस्ट में नहीं आएगा। तो टू आंसर ये क्वेश्चन, हर लेवल के ऊपर डिफरेंट एक्टर्स हैं, बट डेफिनेटली एक रीजन नहीं है। और वैसे भी मैं अगर आपको बताऊं, जब हम इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ते हैं, वे आम ज़िंदगी में भी इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स थ्योरी। मैं हर हर वीडियो, हर पॉडकास्ट में इसका ज़िक्र करता हूँ, मैं इसमें भी करूँगा, क्योंकि बार-बार बताने से चीज़ ज़्यादा आपको पता याद रहती है। है याद बिल्कुल। रहती है। तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम थ्योरी के मुताबिक आप ये नहीं कह सकते कि 1 या 2 रीज़न थे किसी चीज़ को होने के। उसमें कॉज़ेशन जो होती है ना, ए लीडिंग टू बी, बी लीडिंग टू सी, वो एग्ज़िस्ट नहीं करती। सो यू डोंट सब्सक्राइब टू वन्स एंड ज़ीरोज़, यू ओके। ऑलवेज़ सब्सक्राइब टू अ मल्टीपल kaleidoscopic व्यू ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ वेरियस एक्टर्स
वेरियस फैक्टर्स, वेरियस एलिमेंट्स किसी एक इवेंट को इवेंचुएट करते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो टू आंसर योर क्वेश्चन वंस अगेन कि नहीं, खाली वो इश्यू नहीं है, इंटरनल हमारी हैं वीकनेसेस, फॉरेन पॉलिसी की वीकनेस है। अभी जो रीसेंट स्ट्राइक्स हुई थी, दैट इज़ नॉट गुड। अफ़गानिस्तान यू कैन सी नाउ टर्निंग टुवर्ड्स इंडिया, इंडिया, व्हिच यस। इज़ अ डिप्लोमैटिक चैलेंज है हमारे लिए। अभी मैं फेलियर वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, बट इट इज़ सर्टेनली अ डिप्लोमैटिक चैलेंज। मूविंग इनटू 2025 पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बट इसमें इंटरनेशनल डिमेंशन भी है। ठीक है। जी, आपने इंडिया की बात की, मेरा वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन तो इंडिया और अफ़गानिस्तान के जो क्लोजिंग जी, टाइज़ हैं, उन्हीं के जी, हवाले से था। वो आपने उसको खुद ही एड्रेस कर दिया। सर, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ब्रिक्स बहुत तेज़ी से राइज़ कर रही है और पाकिस्तान भी चाहता है कि वो ब्रिक्स की मेंबरशिप हासिल कर जी। सके। क्या आपको ये लगता है, आपके ओपिनियन में ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान ब्रिक्स जॉइन करने की सूरत में आईएमएफ और वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस के जो शैकल्स हैं, उनको ब्रेक कर सकता है? अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका मैं आपको डिटेल में आंसर देना चाहूँगा। सबसे पहले देखें, हमारी डिपेंडेंसी का एक पॉइंट है कि पाकिस्तान और आईएमएफ का रिलेशन। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि क्या ब्रिक्स का पार्ट बन के पाकिस्तान आईएमएफ से छुटकारा हासिल कर सकता है? एंड द बिगर क्वेश्चन इज़, क्या हम ब्रिक्स का पार्ट बन सकते हैं? ठीक है? ये 3 चीज़ें हैं, पाकिस्तान और आईएमएफ। पाकिस्तान इन्हेरेंटली, मैं बताता हूँ कि हमारा मसला ना महँगाई का, बिजली महँगी है, ये पॉवर्टी, ये हमारे हैं मैनिफेस्टेशंस, ये मसले नहीं है, ये आप समझें। तो आपको पता होगा, ये है प्रॉब्लम्स के सिम्पटम्स। बिल्कुल ऐसे ही। असल अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स या जिन्हें स्ट्रक्चरल इश्यूज कहते हैं, वो है हमारे प्रोडक्टिविटी का ना, अब प्रोडक्टिविटी का ना होना, दुनिया में, अगर आपने दुनिया में मुल्कों की तरक्की पढ़नी है, कि फॉर इंस्टेंस आप मेरे से पूछें कि सर एक वर्ड में बताएं यूएस यूएस क्यों है, या चाइना चाइना क्यों है, तो वन वर्ड आंसर इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का आइडिया इतना सेंट्रल है कंट्री की सक्सेस में। आप मुझे प्लीज बताएं कि अभी आपने टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं, उसके अंदर कब आपने सुना होगा कि प्रोडक्टिविटी डिस्कस हुई है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं है, ऐसे ही है। कोई भी नहीं करता। अच्छा, दूसरा ये है, तो हमारे कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, प्रोडक्टिविटी इसमें आता है। हम डिस्पाइट बीइंग एन एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, हमारा जब फूड सिक्योरिटी के अंदर शुमार किया जाता है ना, तो हमारे आसपास मुल्क पता है कौन से हैं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सीरिया, सूडान, अफ्रीका के वो ममालिक जिन ममालिक में अक्सर गवर्नमेंट भी नहीं है, कबीले हैं, ट्राइब्स आपस में लड़ते हैं, हमारा शुमार उनमें किया जाता है फूड सिक्योरिटी में। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 40% ऑफ हाउस होल्ड इन पाकिस्तान आर फूड इनसिक्योर। अच्छा, फूड इनसिक्योरिटी का असर डायरेक्ट हमारी वर्क फोर्स पे होता है। हम 7.5 बिलियन डॉलर्स हर साल गवाते हैं जीडीपी के, बिकॉज ऑफ मैल न्यूट्रिशन पॉपुलेशन। ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। फूड सिक्योरिटी का इशू आपका साथ सोशल अनरेस्ट से रिलेट करता है। इसी तरह मैं आपको गिनवाऊं आगे, लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो, इसी तरह की हमारी इंडस्ट्री की बेस ही नहीं, वाइट कंट्री जो एग्रीकल्चर से डायरेक्ट सर्विसेज में चलेगी, इंडस्ट्री नहीं बनाई। अब ये हमारे, अब इन स्ट्रक्चरल इश्यूज को जब तक रिजॉल्व नहीं ना करेंगे, तो आप ब्रिक्स ब्रिक्स प्लस या अल्ट्रा ब्रिक्स प्लस बन जाए, आप उसका भी पार्ट बन जाए, तो आप आईएमएफ से छुटकारा नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल इश्यूज जब रिजॉल्व होंगे, तब आप आईएमएफ को गुड बाय कर सकते हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कंट्रीज इन अफ्रीका, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इथियोपिया, बोलिविया, साउथ अमेरिकन कंट्री, इंडिया, दे हैव ऑल वीन्ड देमसेल्व्स ऑफ आईएमएफ। अब वो आईएमएफ के पास नहीं जाते। ठीक है? तो आईएमएफ के पास ना जाने का सिंपल रीज़न ये है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, नंबर ऑफ मनी कमिंग इन वर्सेस नंबर ऑफ मनी कमिंग गोइंग आउट, गोइंग आउट। इज़ बहुत डिफरेंस है। तो पाकिस्तान में हम लोग हर वक़्त, हमारी मेंटालिटी भी होगी इंडिविजुअल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी। हम कहते हैं यार, बचत बचत करना एक चीज़ की होती है अपसाइड, एक चीज़ की होती है डाउन साइड। बचत करना उस डाउन साइड की मैनेजमेंट है कि आप उस डाउन साइड को कम कर रहे हो ना, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अपसाइड को भी तो आप करना है। वो हम नहीं अगर करते। आपने बचत कर ली है इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन क्या आपने अपने रिसोर्सेज इंक्रीज किए अर्निंग? बचत करने से रिसोर्सेज नहीं इंक्रीज हो नहीं रही। होते, सो बिल्कुल। ये स्ट्रेटजी नहीं ठीक। एक एंड पे आपने बचत करनी है, पाकिस्तान ने करनी है, ऑस्टेरिटी मेजर्स है, बट अपने रेवेन्यू के एवेन्यूज को भी तो इंक्रीज करना है, वो करना साथ जरूरी है। उसके क्या होता है, कंट्री के लिए रेवेन्यू क्या होता है? सबसे बड़ा टैक्स। टैक्स हम में से कोई देना नहीं चाहता। ये हमारी एक ये भी आदत है, हम हर चीज गवर्नमेंट और इस तरह इल्जाम लगाना। बिल्कुल ऐसे ही है। जो आपके कंसर्न की चीजें वो तो करें। ऐसे ही आप है। मेरे साथ शर्त लगाएँ, आपके जितने दोस्त बिज़नेस करते हैं, वो नहीं देंगे टैक्स, वो कहेंगे नहीं देना। सर सिक्लिकल आर्गुमेंट, क्योंकि आपको कुछ नहीं मिलता। गवर्नमेंट कहती है आप हमें कुछ देते नहीं, इसलिए आपको कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही है। तो हमें अपने एंड पे भी चीज़ें ठीक करनी है। दूसरा रेवेन्यू होता है एक्सपोर्ट्स का, मैंने आपको बताया इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री नहीं होगी तो एक्सपोर्ट्स कैसे होंगी? बिजली का क्राइसिस इतना बुरा है।
टी&डी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस इसका होता है 12 से 13% अलाउड दुनिया में रेशियो। पाकिस्तान में 18% है। हर 1% जब बढ़ता है, वो पता है उसके पैसे कितने बनते हैं? 40 अरब रुपए। अगर 18 से 19 पे जाएगा तो 40 अरब रुपए ऐड हो जाएँगे। 600 अरब रुपए हर साल हम इसमें लूज़ करते हैं टी&डी लॉसेस में। ठीक है? तो ये मतलब ये चंद मैं आपको बता रहा हूँ अभी, यू कैन गो ऑन। तो जब तक ये वाले इश्यूज़ सॉल्व नहीं होंगे, तो ब्रिक्स में होने का कोई फ़ायदा नहीं है आपका। यू हैव टू रिज़ॉल्व दीज़ इश्यूज़। आपको ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को खत्म करना है अपना। सो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं? हाउ विल यू डू इट? आपका हमारा एंटरप्रेन्योरियल नेटवर्क कैसा है? हमारा बिज़नेस का इकोसिस्टम क्या है? कुछ भी नहीं है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं ना होंगी, तो ये हम जब लगे रहेंगे वो टिपिकल क्लीशेड चीज़ों में, तो कुछ नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन ये मैंने आपको बताया, ब्रिक्स का पार्ट हम बन सकते हैं कि नहीं? ब्रिक्स अपना पार्ट हमें तब बनाना चाहेगी, जब आप कोई पॉज़िटिव वैल्यू ऐड करें। अभी आप क्या पॉज़िटिव वैल्यू ऐड करेंगे? नथिंग। तो व्हाई वुड ब्रिक्स वांट, तो आप अप्लाई कर दें। पता नहीं पाकिस्तान ने अप्लाई किया भी जी, है कि नहीं किया था, किया? बिल्कुल ऐसे ही। ओके, वेरी गुड, फर्स्ट स्टेप। लेकिन अगर आप बन भी जाएँगे तो व्हाट विल यू ऑफर देम? डू यू हैव सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सीपैक? अंदर आप जॉइंट फोर्सेस का हो रहा है, व्हाट व्हाट विल यू डू विद पीआरआई? किस तरह यूज़ करेंगे उसको? तो ये जिस तरह हमारे मुल्क में आता है ना कि प्राइवेटाइज़ेशन होनी चाहिए कि नहीं, पूछते हैं सवाल। ये वही बात है कि आप स्मोकिंग करते हो, आप ड्रिंकिंग करते हो, आपको शुगर बहुत ज़्यादा हो, आप सोते 3 घंटे और आप कहें कि अगर यार मैं वो क्या कहते हैं सैलेड खाने लग जाऊँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा। तो बाकी सब चीज़ें क्या कह रही हैं? तो खाली प्राइवेटाइज़ेशन एक चीज़, क्या होगा? कुछ भी नहीं। ब्रिक्स क्या होगा? कुछ भी नहीं। मैंने आपको शुरू वाला पॉइंट जो पहले सवाल में बताया था, चीज़ें किस तरह काम करती हैं? एक मल्टीपल फैक्टर्स के थ्रू। बिल्कुल ऐसे ही। तो पाकिस्तान तो स्पेसिफिकली उस स्टेज से बहुत पीछे आगे जा चुका है कि आपको एक चीज़ ठीक करने से आप ठीक हो, आपको मल्टीपल एंड्स को ठीक करना पड़ेगा। पहले इस काबिल बने कि यू ऐड पॉजिटिव वैल्यू टू ब्रिक्स एंड ब्रिक्स प्लस, so that they become happy to include you, and then अपने इंटरनल सेटिंग योर ओन हाउस इन ऑर्डर, वो ज़रूरी है। आईएमएफ से ब्रिक्स के साथ होना कोई ज़रूरी नहीं है। आप ये कह सकते हो, एक वन पॉइंट जो सुन रहे हो, कह सकते हैं कि जिस तरह आईएमएफ प्रोवाइड करता है आपको लोन्स, तो क्या ब्रिक्स ही कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन हो सकती है जो प्रोवाइड करे? बिल्कुल हो सकती है। बट क्या आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो रही है? नहीं। आईएमएफ के साथ भी कंडीशनैलिटीज़ होती हैं। ये मशहूर ज़माना है, द इनफेमस वाशिंगटन कंसेंसस, बिल्कुल ऐसे इसको ही। आप पढ़े, आपको पता है। एंड ब्रिक्स के साथ भी होंगे। एंड ऑब्वियसली। आईआर में हमने कोई वो तो नहीं कर रहे, ऑल्ट्रुइस्टिक चीज़ें तो नहीं ना हो रही, बिल्कुल किसी ऐसे ही की है। मदद तो नहीं करते। बिल्कुल ऐसे इंटरनेशनल ही है। रिलेशंस इज़ वेरी रियल पॉलिटिक होती है ये, बिल्कुल ऐसे ही है। टिट फॉर टैट। तो ये मेरा आंसर है इसका। अ, वैसे सर मैंने ये क्वेश्चन बहुत से लोगों से किया था, लेकिन इसका मोस्ट डिटेल्ड आंसर और मोस्ट सैटिस्फाइंग आंसर आपने थैंक दिया। यू, थैंक यू। होपफुली हमारे जितने भी सीएसएस एस्पायरेंट्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। अच्छा सर, अब हम पाकिस्तान और इस रीजन से थोड़ा-सा हट के बात करते हैं। अगर हम मिडल ईस्ट की बात करें, सीरिया में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जी, जी। पहले सडनली हमें देखने को मिलता है कि असद रिजीम फ़ॉल कर जाती है, एचटीएस टेक ओवर कर लेती है, फिर उसके फ़ौरन बाद से इसराइल ने अटैक करना शुरू कर दिया गोलान हाइट्स पे और ऑक्यूपाई कर दी। साउदर्न सीरिया पे ऑक्यूपेशन शुरू कर दी। तो सर क्या ये एक ग्रेटर इसराइल एम्बिशन का ही एक प्रोजेक्ट है? और कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ ऐसी हैं, आप रियलिस्ट्स हैं, आप बिलीव नहीं करते कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ में। लेकिन लोग कहते हैं कि एचटीएस के पीछे वेस्ट था, यूनाइटेड स्टेट्स था या इसराइल था। इसमें किस हद तक रियलिटी हो देखिए सकती है? ठीक, मैंने आपको जैसे बताया ऑब्वियसली कि एक एकदम से एक रिजीम का फॉल करना, जो कि जैसे बोलते थे वो फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट पिछले 7-8 साल से कुछ नहीं हो रहा था, चल रहा था। बट द टाइमिंग वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि देखें इसकी जो एक प्रैक्टिकल रीज़न बनती है, रशिया वाज़ ऑक्यूपाइड इन यूक्रेनियन वॉर। हिज़ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो वो थी, हिज़बुल्लाह और वो सारा उनका नेटवर्क, वो अपने इश्यूज़ में लगा हुआ था। तो उनको सपोर्ट की तो कमी थी बिल्कुल रिसेंटली ऐसे ही। सीरिया में। बट ये कमी अभी से नहीं थी, तो 2022-23 से शुरू हो गई है। तो मैं, मुझे रीज़न देते हैं लोग, तो मैं कोई ज़्यादा इस पे नहीं मानता कि खाली ये रीज़न ही, देयर वाज़ समथिंग एल्स एज़ वेल। तो ग्रेटर इज़राइल की आपने बात की, वेरी इंटरेस्टिंग। काफ़ी लोग आजकल इस पे बात कर रहे हैं। हम लोगों को थोड़ा-सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए, क्योंकि बाहर सारे लोग सोचते हैं। हमें होता है मैप पे नज़र आएगा ग्रेटर इज़राइल, ऐसे ही है ना कि बढ़ जाएगा। तो ग्रेटर इज़राइल खाली ज़रूरी नहीं कि मैप पे मैनिफेस्ट हो, वो आइडियोलॉजी में मैनिफेस्ट हो सकता है, वो इकोनॉमी में मैनिफेस्ट हो सकता है, वो ग्लोबल शिफ्ट इन अलायंसेस के ऊपर मैनिफेस्ट हो सकता है। तो ये इस चीज़ से बाहर निकलें कि ग्रेटर इज़राइल का जो आइडिया है या ग्रेटर इंडिया का जो आइडिया है, वो तब आएगा कि जब वो नया मैप जारी करेंगे, और ये उनको नहीं ज़रूरत टेरिटरी की। ग्रेटर इज़राइल एक आइडिया है, इट विल स्प्रेड इन द आइडियोलॉजी डोमेन, नज़रियाती डोमेन में बढ़ेगा। ग्रेटर इज़राइल इकोनॉमी के डोमेन में बढ़ सकता है। ग्रेटर इज़राइल ये जो मिलिट्री अलायंसेज़ हैं, इनकी डोमेन में बढ़ सकता है, हो नहीं रहा, राइट? तो ये
सऊदी अरब अगर एक्सेप्ट करता है, अब्राहम अकॉर्ड्स रिकिंडल होते हैं ट्रम्प के आने के बाद, तो दैट इज़ द असल रियल डायमेंशन ऑफ ग्रेटर इज़राइल। नॉट ये कि टेरिटोरियल गेन्स होंगे। नेचुरली अभी गोलान हाइट्स को उन्होंने ऑक्यूपाई किया, इतनी बॉम्बिंग की, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया। टेरिटोरियल उनकी एम्बिशंस हैं और येस आई एग्री कि इसमें खाली ये नहीं था कि एकदम से खुद ही हो गया एचटीएस। देयर हैज़ टू बी सम फॉरेन फंडिंग, फॉरेन बेट कोई किसी ने कोई मदद तो की है ना कि एकदम से इतनी चीज़ें हुई हैं, विद इन अ डे सब कुछ फारिग हुआ, नया सीरिया सामने आ गया है। एंड बाय द वे सीरिया को रीबिल्ड करना एक डिफरेंट टॉपिक है पूरा जिसके ऊपर बात करनी चाहिए। $400 अरब अभी तक एस्टिमेट आया टू रीबिल्ड सीरिया। एंड सीरिया रीबिल्ड कैसे होगा, उसमें कितने स्टेक होल्डर्स हैं, टर्की है, उसमें मजीद यूएस है, उसमें एसडीएफ जो सीरियन, उसमें और ममालिक के इंटरेस्ट हैं। वो डिफरेंट फैक्शंस को यूनानिमसली पॉलिटिकल ट्रांजिशन कैसे करेंगे, बिजली 8 घंटे के लिए आती है या उससे भी कम, वो कैसे प्रोवाइड करनी है, कौन प्रोवाइड करेगा, ये एक अलग डिमेंशन है। बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, दिस वाज नॉट अ स्टैंड अलोन इवेंट, not at all. This was an event which will play out in the very near future in the greater game जो मिडिल ईस्ट में हो रही है। देयर वर इंटरवेंशंस ऑफ कोर्स। मैं आपको बताया क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था इंटरव्यू से पहले, जब तक वो हम पढ़ ना लें मैं नहीं बता सकता कौन, लेकिन यूएस हो सकता है, इजराइल हो सकता बिल्कुल है, ऐसे कोई ही। भी। बट इससे ज्यादा बिगर पिक्चर भी बहुत चल रही है मिडिल ईस्ट के अंदर। तो ये जो सीरिया के अंदर हुआ है और आप ग्रेटर इसराइल का जो आइडिया है वो उसको आप बस टेरिटरी तक महदूद ना करें, वो इससे बहुत ऊपर की चीज सोच रहे हैं और जो कि हो रही है। एंड आई होप इट स्टॉप्स। सर इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स का ये ख्याल होता है कि जितना भी दुनिया में वॉर्स चल रही हैं या जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो नेशन स्टेट्स के अराउंड ही हाँ, सर्कुलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसराइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट को देखें, इसके अलावा यूएस के जो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनकी इन्वेजन को देखें, तो क्या रिलीजन भी इंटरनेशनल रिलेशंस में रोल प्ले कर रहा है? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखें 3 प्रिंसिपल्स होते हैं ना आईआर के, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, आइडेंटिटी और रेसिप्रोसिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी जो होता है ना, वो ये होता है कि सिखों के साथ, अब मुसलमानों के साथ फ़लस्तीन में कुछ होगा, सो हमारे साथ रिलेशन बनेगा, कहीं और होगा हमारे साथ। ये प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी होता है। तो आईआर के अंदर प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी तो होता है, बट आइडेंटिटी खाली रिलिजन के ऊपर महदूद नहीं है। आइडेंटिटी कल्चरल भी होती है, आइडेंटिटी अदरवाइज़ भी लेकिन होती है। अगर हम इन कन्फ्लिक्ट्स को देखें तो सिर्फ रिलीजियस देखें अगर आप हिस्ट्री में जाएँ, तो यूरोप की 75 इयर्स जो वॉर थी, दैट वाज़ जिसे कहते हैं ट्रू सेंस के अंदर ग्लोबल वर्ल्ड वॉर वो थी पहली। तो बिल्कुल। वो रिलिजन की बेस पे थी। नाइल फर्ग्यूसन ने, ब्रिटिश ब्रिटिश हिस्टोरियन है, उसकी किताब है असेंट ऑफ मनी और दूसरी मैं नाम भूल गया हूँ। उसमें उसने बताया है कि हाउ रिलिजन हैज़ प्लेड अ बिग रोल इन दिस। बट मूविंग फॉरवर्ड होलिस्टिक एनालिसिस तब ही होगा कि खाली रिलिजन नहीं, रिलिजन अलोंग विद इकोनॉमिक गेन्स ये होता है। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल ही एक एपॉलिटिकल देखना चाहते हैं, तो मैं इसको एक लाइन में कहता हूँ कि जो दुनिया में असल जंग है ना, कोई कहता है कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म की है, कोई कहता है रिलीजन की। तो असल जंग है वो है आइडिया ऑफ मॉडर्निटी की। आपने मॉडर्निटी का जो आइडिया है ना, यूएस जो कहता है या जो वेस्ट कहता है, वेस्ट से मुराद ज्योग्राफिक वेस्ट नहीं है, वेस्ट से मुराद वेस्ट एज़ एन आइडिया है, लिबरल वैल्यूज़ के ऊपर। 2 है ना वेस्ट, एक बिल्कुल वेस्ट ऐसे है ही। जो जियोग्राफी में वेस्ट है, बिल्कुल एक ऐसे ही। तो वो कहता है कि सिंगुलर मॉडर्निटी है। सिंगुलर मॉडर्निटी से मुराद है कि एक मैकडॉनल्ड्स हर जगह होना चाहिए, यू नीड टू वेयर जीन्स एंड टी-शर्ट्स, अंग्रेज़ी मूवी देखें, नेटफ्लिक्स करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा। जबकि दुनिया में हम देखते हैं, ईरान, पर्शिया वाज़ द फर्स्ट सुपर पावर 2300-2400 साल पहले। दे हैव देयर ओन मॉडर्निटी। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है। है। चाइना 5000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन, दे हैव देयर ओन मॉडर्निटी। आई हैव स्पोकन अ लॉट अबाउट इट। चाइना का मैं बायस हूँ, सबको पता है। तो उनकी अपनी मॉडर्निटी, उधर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती लोगों के मामलात में, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट को पैरेंटल रोल के तौर पे समझा जाता है। अभी आपको, या अब आप पहले चाइना को समझेंगे तो फिर आपको समझ आएगा ना। बिल्कुल वो ऐसे कहते ही। हैं हमें नहीं ज़रूरत फ्रीडम ऑफ स्पीच की। चाइना में हर साल बाहर जाने से ज़्यादा बंदे वापस आते हैं। क्यों वापस आएँगे अगर चाइना से लोग खुश नहीं हैं तो? ये तो स्टैट्स बता रहा हूँ ना मैं। आप मुझे बताएँ व्हाई वुड पीपल वांट टू कम बैक? तो ये असल जंग है आइडिया ऑफ मॉडर्निटी की। यूएस का इश्यू ये है कि किताब है जॉन डार्विन की। उस किताब का नाम है आफ्टर टैमरलेन, जो वो तो प्रिंस थे मंगोल। उस किताब में समझाया यूएस की फॉरेन पॉलिसी के 2 पिलर्स हैं, यूनिलैटरलिज्म और यूनिवर्सलिज्म। यूनिलैटरलिज्म का मतलब ये है कि यूएस कहता है कि ये हैं लॉज़, ये सारी दुनिया पे इम्प्लीमेंटेबल हैं, बट यूनिलैटरली हम लोग नहीं इस पे बात करेंगे। हुँ। साउथ चाइना सी को जब यूएस करता है ना डिस्कस, तो इन्वोक करता है यूएनसीएलओएस, यूनाइटेड नेशन
क्लॉज़ इन द लॉ ऑफ सी। तो आपको पता है यूएस उसका खुद पार्टी नहीं है। बट यूएस वो लॉ इन्वोक कर रहा है कि वो गलत कर रहा है। यूनिलैटरल है, बायलैटरल नहीं है। एंड यूनिवर्सलिज्म ये है कि यूएस कहता है जो हम कह रहे हैं वो यूनिवर्सली ट्रू है। इट होल्ड्स ट्रू फॉर एवरी कंट्री। हर जगह डेमोक्रेसी होनी चाहिए। क्यों? यूएई अगर आपको भी तो वीज़ा नहीं लग रहे, अगर आपको चांस मिला आप यूएई नहीं रहना चाहोगे? सब रहना चाहेंगे बिल्कुल यूएस ऐसे ही है। यूएसई यूएई डेमोक्रेसी तो नहीं। देयर इज़ नो लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेमोक्रेसी। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है? देयर इज़ नो लिंक एट ऑल। डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था बात थोड़ी आगे निकल गई। तो आइडिया ऑफ मॉडर्निटी का है ये जंग। और मॉडर्निटी में आप ये कह सकते हो कि काफ़ी बड़ा चंक रिलिजन ज़रूर प्ले करता है। लेकिन खाली रिलिजन नहीं है। ठीक है। यस। अब आप क्योंकि एनर्जी के एनालिस्ट भी जी, हैं, जी, बहुत जी। एक्सपर्ट हैं, तो हम बात करना चाहेंगे टर्की के हवाले से, जी। जो कि मिडल ईस्टर्न और सेंट्रल एशियन रीजन का एक एनर्जी हब बनने जा जी, रहा है। जी। तो आप फ्यूचर में इन दोनों रीजन्स को और टर्की को लेके क्या देखते हैं कि क्या हालात होने जा रहे हैं और क्या डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। टर्की देखें अभी रिसेंट 2009 में एक पाइपलाइन की थी प्रपोज़, कतर टर्की पाइपलाइन। वो जो कतर से शुरू होगी, सीरिया, जॉर्डन सबसे होते हुए टर्की, और टर्की के अंदर हब बनेगा एंड टर्की फिर आगे प्रोवाइड करेगा। मिडल ईस्ट में जब जब भी कोई चीज़ देखते हैं ना, मिडल ईस्ट इतना डिफिकल्ट रीजन है टू अंडरस्टैंड बिकॉज़ सो मेनी एक्टर्स विथ सच प्रॉक्सिमिटी बिल्कुल, हैविंग वेरिंग इंटरेस्ट, वो सारे एक जगह हैं। एक है ईस्टर्न मेडिटेरियन गैस फोरम। अब उसके अंदर सिप्रस और ग्रीस का इज़राइल के साथ एक चल रहा है प्लान जिसमें टर्की अपोज़ करता है। फिर लेबनान आ जाता है, फिर इजिप्ट है जो कि गैस को लिक्विफ़ाई करके इज़राइल की गैस को आगे पहुँचाता है। इस सब के अंदर अब सीरिया का वैक्यूम क्रिएट हो गया है। तो मैंने आपको बताया अब सीरिया को कौन ऑक्यूपाई करेगा एक अलग क्वेश्चन है। इन सब चीज़ों को टर्की जो है रीजनल क्योंकि पावर है कोई डिनाई नहीं कर सकता। टर्की यूज़ करना चाहता है टू बिकम एन एनर्जी हब। अभी 3 माह पहले या 2 माह पहले टर्की की एक शिप सोमालिया भी गई थी फॉर एक्सप्लोरेशन। तो टर्की जो मेडिटेरेनियन है ना, मैप पे अगर आप देखें तो बिल्कुल, टर्की मेडिटेरेनियन में अपनी डोमिनेंस क्रिएट करना। सीमेंट करना चाहता है, क्रिएट एस्टेब्लिश करना चाहता है। और डोमिनेंस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो क्रिएट होती है वो एनर्जी की होती है। बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही, एनर्जी होगी तो बाकी सब चीज़ें होंगी। बाकी सब चीज़ें। नाउ टर्की आल्सो नोज़ कि रशिया हैज़ बैन्ड द गैस टू यूरोप। तो ये भी एक डिपेंडेंस हो सकती है। टर्की की ये भी आगे एम्बिशन है कि वो ईयू का पार्ट बने एंड देन ग्रेटर टर्की से मतलब है कि टर्की भी अपने दे हार्कन बैक टू द एरा ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। इतनी देर उन्होंने दुनिया पे हुकूमत की है, इस खित्ते पे हुकूमत की। तो टर्की के पास अभी अगर आप मेरे से पूछें दे आर वेरी वेल इक्विप्ड। उनके पास वो उसे बोलते हैं फ्लोटिंग स्टोरेज यूनिट्स 3 वो हैं, 5 एलएनजी टर्मिनल हैं, 7 उनकी गैस पाइपलाइंस हैं। अभी मैंने बता रहा था एक और जगह उन्होंने 70% इंक्रीज़ किया है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंडिंग टू एनर्जी। अपने जीडीपी का 7% एनर्जी प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट किया है। Turkey is uniquely positioned to become an energy hub, which might, by the way, actually play out very well for Pakistan as well. Because Pakistan and Turkey tend to have a relatively better relations as compared to, though ही तो countries हैं Turkey and China. चाइना, बिल्कुल, बाकी तो अल्लाह माफ करे कि बस अब आपको पता है अफगानिस्तान भी स्लिप हो रहा है। बहरहाल ऐसे ही। तो टर्की का चांस बहुत अच्छा है, यूनिकली पोजीशन्ड है, बट उसके लिए आसान नहीं होगा क्योंकि रीजनली वो इज़राइल की जो एम्बिशंस हैं वो भी यही हैं गैस के तो वो उसको साथ उनका टसल होगा। बट आई होप कि जो टर्की है वो इसमें रोल प्ले करे बिकॉज़ इट विल बी बेटर फॉर द होल रीजन। ठीक है सर। सर हम मिडल ईस्टर्न रीजन को डिस्कस कर रहे हैं, हुँ। तो प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं हुँ, हुँ, इंशाल्लाह हुँ, हुँ। 20 जनवरी को। 20 जनवरी को। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से मिडल ईस्टर्न रीजन जो है, इस पे क्या इम्पैक्ट होगा? सबसे पहला इम्पैक्ट जो हम देख रहे हैं वो इसराइल हमास सीज़फायर का है। जी। तो ये लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट्स होंगे प्रेसिडेंट ट्रंप के मिडल ईस्टर्न रीजन पे, सेंट्रल एशियन रीजन पे या साउथ एशियन रीजन पे? देखें सीज़फायर अभी भी पढ़ रहे न्यूज़ वो तो मान नहीं रहे और बिल्कुल अभी ऐसे ही उसका है, वो काफ़ी काफ़ी अभी कंट्रोवर्शियल है। शेकी बेसिस पे बिल्कुल है। ऐसे इट्स ही। नॉट अभी कंसोलिडेट नहीं हुआ। दूसरा ये कि इफ यू लुक एट द हिस्ट्री इज़राइल हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ वायलेटिंग सीज़फायर्स। सो दैट इज़ अनदर इश्यू दैट यू नीड टू कंसीडर। व्हेन ट्रम्प कम्स लोग पता नहीं पाकिस्तान में मतलब मैं बड़ा कैटेगोरिकल ट्रम्प आएगा तो वो इसको छुड़वा देगा, वो क्यों? ट्रम्प यूएस का प्रेज़िडेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो उसको कोई कंसर्न नहीं है। आप मुझे बताएँ चाइना जो है दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। चाइना और उनका ट्रेड है को 500-600 अरब डॉलर का। तो वो उनको चाइना के बारे में सोचेंगे कि पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे? बिल्कुल ऐसे ही। मतलब मुझे कोई लॉजिकल सेंस नहीं समझ आती। ह्यूमन एजेंसी इतनी मैटर नहीं करती। आई हैव रिटन अबाउट इट एज़ वेल।
किसी वजह से करते-करते डोमिनो इफेक्ट हो जाए और बात है ट्रम्प ऑफिस आएगा कहेगा यार चलो आओ पाकिस्तान को ठीक करते हैं। व्हाई? दे हैव बिल्कुल अदर ऐसे ही। थिंग्स टू टेक केयर अबाउट। इतना मसला ओपेक का चल रहा है, ऑयल प्राइसेस का चल रहा है, यूएस कंज्यूमर पिछले 4 सालों में मेरे ख्याल से 2 महीने ऐसे थे जिसमें यूएस का कंज्यूमर डेट बढ़ा नहीं है। तो उनका देखें आप जाके नेशनल डेट परसेंटेज क्या बन गई है, उनके अपने इश्यूज चल रहे हैं। आई डोंट नो, पता नहीं कैसे, या मैं गलत हूँ, हो सकता है। नहीं, मेरा भी क्योंकि यही पॉइंट ऑफ व्यू है। आके किस तरह ऐसे ही ट्रम्प है। आएगा तो मिडल ईस्ट के ऊपर जो इफेक्ट हो सकता है ना, मैं सॉरी पाकिस्तान पे ले गया, मिडल ईस्ट पे जो इफेक्ट हो सकता है 2। पीपल थिंक कि इसके आने से जंग रुक जाएगी। ऐसा ही कंसीडर्स अब्राहम अकॉर्ड्स अ डिफरेंट इशू एंड देन इजराइल पैलेस्टीन इशू अ डिफरेंट इशू। ये जान के बाइफरकेशन क्रिएट करते हैं। और अच्छा। इसको आप atlantic.com बड़ा मशहूर वेस्टर्न है, उसमें किसी ने लिखा भी है इसके बारे में। सो अब्राहम अकॉर्ड्स का फ्यूचर बेशक बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन इजराइल पैलेस्टीन का इशू बेहतर होगा वो नहीं पता। क्योंकि आप इसको ये मिस्टेक ना करें कि वो आएगा तो बिल्कुल सब कुछ ऐसे ही है। ठीक हो जाएगा। गॉड फॉरबिड, इससे बुरा भी हो सकता है। ऐसे ही, और रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों की पॉलिसीज़ इसराइल को लेके तो सिमिलर रही हैं। या वो क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है ना जी, वो तो बिल्कुल ऐसे ही है। सिमेट्रिक है, उनकी तो एक अलायंस है, की अलायंस हैं वो आपस में। तो मिडल ईस्ट आई थिंक विल रिमेन एज़ अनफॉर्चुनेटली एज़ डिस्टर्ब्ड एंड डिस्टॉर्टेड एज़ इट इज़ राइट नाउ। Qatar, Turkey, Saudi Arab, UAE, they should play a very definitive role moving forward. I hope they will. अभी तक तो इतना नहीं किया, but and I hope कि ये जो ceasefire है that stands out and there is a cessation of ये hostilities. अगर ऐसा होता है, this will also play out really well for Pakistan as well because we tend to import a lot क्या 85% of our oil needs, ठीक है। वी मेक जो कोल मंगवाते हैं, जो एलएनजी मंगवाते हैं, जिससे हम बिजली बनाते हैं, जिससे हम सब सफ़र कर रहे हैं, बिजली के बिल 2-2 लाख पे चले गए हैं, वो भी इम्पोर्टेड होती है। एंड इन द इवेंट ऑफ अ जियोपॉलिटिकली चार्ज्ड एरा, जो ये होगा अगर ये सब चीज़ें ना हुई, सीज़फायर ना ख़त्म बंद सीज़फायर ना आगे हुआ। सक्सेसफुल हुआ, तो फिर हमें उनकी कमोडिटीज़ की प्राइस बड़ी महँगी देनी पड़ेगी। तो ये जो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस चल रहा है ना अभी जिसको कि वो डेफ़िसिट हो जाएगा फिर दोबारा। वैसे तो सालाना तौर पे तो डेफ़िसिट ही है, मंथली सरप्लस हुआ। एंड आप, मैं, हम सब फिर महँगाई हो जाएगी, फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट रेट जो कम हुआ है 22 से 13 पे है वो फिर बढ़ जाएगा। बिज़नेस एक्टिविटी फिर कम हो जाएगी। दिस इज़ हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड ना। तो आई होप कि ऐसा ना हो। रिसेंटली सर आप कॉप 29 पे भी गए, तो आपने वहाँ पे क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व की? पाकिस्तान से क्या वीकनेसेस हुई? उसके हवाले से थोड़ा हमारी ऑडियंस को गाइड कर दें। ब्रीफली अगर मैं बताऊँ आपको कि कॉप 29 जो है वो हम लोग उसमें जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी है ना, वो करने में फ़ेल हुए हैं। हम स्मॉग का इश्यू हाइलाइट नहीं कर सके, हम अपनी जो केस था, जो पॉइंट था, जो पाकिस्तान जितना सफ़र कर रहा है इन सब चीज़ों से, हम उसको प्रॉपर्ली हाइलाइट ही नहीं कर सके। हमारा जो पवेलियन था, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, एनीवन कैन डिसएग्री। जो हमारा पवेलियन था, वो उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सका, उस इंटेंसिटी के साथ कि जिस इंटेंसिटी से पाकिस्तान इसमें सफ़र कर रहा है। तो आई थिंक वी कुड हैव डन रियली बेटर। पाकिस्तान को वैसे भी क्लाइमेट साइड पे ना डिप्लोमेसी सॉफ्ट पावर पाकिस्तान की वीक है ना थोड़ी-सी। आई थिंक पाकिस्तान को क्लाइमेट डिप्लोमेसी का सहारा लेते हुए अपनी सॉफ्ट पावर को इम्प्रूव करना चाहिए। तो क्लाइमेट डिप्लोमेसी का सहारा कैसे ले सकते हैं आप? अपने साथ उन ममालिक को मिलाएँ जिनकी दुनिया में CO2 में एमिशन में कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है, लेकिन वो सफ़र 14-14, 15-15 अरब डॉलर कर रहे हैं हर साल इसकी वज़ह से। लॉबी करें, इसको नैरेटिव को चेंज करें और इसका असर पाकिस्तान का के ऊपर डेट रिडक्शन में भी हो सकता है, डेट फॉरगिवनेस में भी हो सकता है और हमारी एक पॉज़िटिव इमेज बाहर आ सकती है, जिसकी हमें बड़ी ज़रूरत है। सर ये आपने बात की कि पाकिस्तान तकरीबन फ़ेल हुआ वहाँ पे अपने केस को पुट अप करने में। हमने पिछली मैंने 3 से 4 पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को ऑब्ज़र्व किया है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को ऑब्ज़र्व किया है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान हर फ़ोरम पे ही तकरीबन किसी न किसी बैकलैश का सामना करता है, फेलियर का सामना करता है। ब्यूरोक्रेटिक विल नहीं है या पॉलिटिकल ऑफ विल नहीं है। ब्यूरोक्रेटिक विल नहीं, क्या मैं ब्यूरोक्रेसी जो ऑफिसर्स हैं आई थिंक उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अभी जो सिलसिला है, अभी जो सब्जेक्ट्स हैं, अभी जिस तरीके से वो पढ़ के आते हैं, मैं पर्सनल कह रहा हूँ, कोई प्लेटफ़ॉर्म वगैरह नहीं, मैं पर्सनल उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। उसका कोई ताल्लुक नहीं है आपने आगे जाके जो पढ़ना है। बिल्कुल ऐसे ही। मेरी इस पे काफ़ी बार बहस भी हो चुकी है, डिस्कशन भी हो चुकी है। इस पे मैं खुद भी और रिसर्च करूँगा, आप भी करें कि हमारी जो जर्नलिस्ट अप्रोच है, तो आई थिंक दुनिया तो स्पेशलाइज़ेशन पे चली गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आई थिंक जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें जर्नलिस्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। जर्नल होते हैं ना मतलब हर चीज़ का बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा ऐसे ही है। तो आई बिलीव हमें थोड़ा-सा टेक्नोक्रेसी या टेक्नोक्रेट्स की ज़रूरत है, एट लीस्ट टू अ पॉइंट जहाँ चीज़ें बेहतर हो जाएँ। तो विल तो बहुत बाद में आती है, मेरे ख्याल से एक्सपर्टीज़ भी थोड़ी कम है।
ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, एक पूरे सिस्टम को ओवरहॉल करने की ज़रूरत है। एंड इस पे मैंने लिखा भी था, ये क्राइसिस, देयर इज़ अ क्राइसिस ऑफ मोरालिटी, मोरालिटी बहुत बुरी हो चुकी है। मैं आपको बताया ना, बाहर सड़क खराब हुई हुई है ना अगर, जी, जी। तो अब वो एस्टेब्लिशमेंट मना की आपको ना ठीक कराएँ। ये ऑब्वियसली तो ऐसा आपके ही है। अपने काम है ना, बिल्कुल ऐसा हर ही है। चीज़ का इसको भी कहते हैं, देयर इज़ अ थ्योरी सोशियोलॉजी में से बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये एक थ्योरी है और सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी की, जो रिक बेक की मेटामॉर्फोसिस किताब के अंदर है ये। तो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज्ड इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, वो मैनिफेस्ट होती है। ऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि सब कुछ हो जाता है ना जब, तो यू कैन नॉट पॉइंट आउट कि किसने किया है, क्योंकि हर कोई एक-दूसरे को ब्लेम कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। देन हू इज़ टू बी हेल्ड अकाउंटेबल? टर्न्स आउट कोई भी नहीं, सारे ही। तो ये हमारे यहाँ मसले हैं। कॉप 29 की हम बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, रिसेंटली आपने देखा कि लॉस एंजल्स में फायर्स हुँ, हुँ, का हुँ, हुँ। इशू, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी लास्ट गवर्नमेंट में पेरिस एग्रीमेंट से पुल आउट किया था। तो क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं कि वो दोबारा ऐसा करेंगे, या इन लॉस एंजल्स की ये जो फायर्स हैं या क्लाइमेट चेंज जैसे इम्पैक्ट कर रहा है अमेरिका पे, यूएसए पे, तो क्या आपको लगता है कि इस दफ़ा वो पेरिस एग्रीमेंट से पुल आउट नहीं करेंगे या क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लेंगे? देखिए, आई थिंक लेना चाहिए, पिछली मिस्टेक से सीखना चाहिए। बट ट्रम्प बीइंग ट्रम्प, वी डोंट नो। वो कर भी सकता है, वेरी इट्स वेरी अनसर्टेन। असूली तौर पे यूएस क्योंकि ये क्लेम करता है कि दैट इज़ लीडर ऑफ द वर्ल्ड है, पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू लर्न, जैसे मैंने आपको यूएनसीएलओएस का बताया है, उसी तरह एक कन्वेंशन है बायोडायवर्सिटी पे, मैं उसका नाम एग्ज़ैक्ट भूल गया हूँ। तो वो भी एक मेन कन्वेंशन है जिसके सिग्नेटरीज़ हैं पूरी दुनिया, चाइना भी है, एंड यूएस उसका सिग्नेटरी भी नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज हैपेंस टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिक पॉलिसी इश्यू। तो यूएस को चाहिए कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसके ऊपर अपनी जो इमेज थोड़ी बहुत आजकल अप एंड डाउन हो रही है, इसको और स्ट्रेंथन करें, ताकि जो डिप्लोमेसी या डिप्लोमैटिक फ्रंट पे उसको थोड़ा बहुत चैलेंज ऑलरेडी मिल रहा है ना चाइना से, वो मज़ीद कम हो। क्योंकि वो अगर ये नहीं करेगा, तो चाइना इज़ रेडी टू फिल द वैक्यूम। चाइना ने रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर पूरी दुनिया से कंबाइंड ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है पिछले साल। उन्होंने 2060 कार्बन न्यूट्रैलिटी का आइडिया निकाला है। तो यूएस आई थिंक शुड नॉट लीव इट्स पोज़ीशन। ठीक है सर, अभी ये क्वेश्चन मैं लास्ट क्वेश्चन मेरा मैं हर किसी से पूछता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद पाक यूएस रिलेशंस का क्या फ्यूचर देखते हैं आप? जो अभी चल रहा है वैसे ही रहेगा। आई वैसे डोंट थिंक, देखें, पाक यूएस रिलेशन का फ्यूचर विल बी डिटरमाइन्ड बाय द ग्रेटर जियोपॉलिटिकल एंड जियोस्ट्रेटेजिक फैक्टर्स आई बिलीव। ट्रम्प के आने से ये ज़रूर हो सकता है कि क्योंकि वो एज़ अ ह्यूमन एजेंसी को तो नहीं हम डिस्काउंट कर सकते। बट ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें, वो डिसीज़न जो कि बहुत मुश्किल से होते हैं, हो सकता है वो आसान ले लें। जो चीज़ें थोड़ी लेट होती हैं, जिनमें ताख़ीर होती है, प्रोलॉन्ग्ड होते हैं मेजर्स, वो हो सकता है थोड़ी जल्दी हो जाएँ। बट अगर आप सोच लें कि एक टर्न अराउंड हो जाए, कुछ नहीं, ऑन द ऑपोज़िट जो मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रम्प के आने से दुनिया में इन्फ्लेशनरी शॉक आ सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में महँगाई और पाकिस्तान की इकॉनमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो, ये तो मैं आपको सर्टेन बता सकता हूँ। पॉलिटिकल फ्रंट पे आई थिंक थिंग्स विल रिमेन द सेम, जी। एंड वी नीड टू सेट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर बिफोर हम इंटरनेशनल कुछ भी अच्छा एक्सपेक्ट करें। ठीक है, मतलब आपके कहने का मतलब है कि हमेशा की तरह ट्रांज़ैक्शनल ही रहेंगे ये बिल्कुल। रिलेशंस। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप से ये डिस्कशन करने का, ये इंटरव्यू करने का वाक़ई बहुत मज़ा आया है, थैंक यू और हमज़ा। होपफुली जितने भी हमारे सीएसएस एस्पायरेंट्स हैं और जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा ये हेल्प आउट करेगा इंटरव्यू। व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये इंटरव्यू अच्छा लगा, तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ-साथ अगर आप एक एस्पायरिंग राइटर हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके रिसर्च आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स पब्लिश हों, तो डू विज़िट आवर वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।